बेटा 12th के बाद इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग के बाद MBA करो, MBA के बाद PhD करो, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। रिजल्ट्स, डिग्री की दीवारें, सर्टिफिकेट्स का बंडल, रिज्यूमे 10 पेज का, फिर भी इंटरव्यू में रिजेक्शन, जॉब में फ्रस्ट्रेशन, सैलरी में डिप्रेशन। दुनिया बदल गई, AI आ गया, स्किल्स मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन हम अभी भी PG कर लो, लाइफ सेट है वाली सोच में अटक गए। करोड़ों खर्च किए, सालों बर्बाद हुए, लोन अब पहाड़ बनने लगा, खुद से उम्मीद खत्म होने लगी। तो सवाल ये आता है, क्या सच में जरूरी है मास्टर्स डिग्री? आइए समझते हैं इंडिया का PG माइंडसेट। Hello everyone and welcome to the show. How do you see an academic journey of an Indian student today in today's era? Illusional, confused, unfortunately not ready for the future, and still living in the era of mediocre competition. And why do you say so? जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आप पर हावी हो रही है, आपकी डे टू डे की ज़िंदगी को बदल रही है, तो आप जो भी इस वक्त पढ़ रहे हैं आने वाले 10 साल के बाद वो रिडंडेंट होगा। सोचना ये है कि जो आने वाला है उसके लिए हम कितने तैयार हैं। आप जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनकी काफ़ी हद तक की यूटिलिटी जो है वो AI ChatGPT ख़त्म कर रहा है। तो अगर आप अभी भी उस माइंडसेट पे चल रहे हैं कि CGPA आ जाए, नंबर आ जाएं, फर्स्ट आ जाएं, सेकंड आ जाए, फेल हो गए, इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला। The student has to be ready for the future opportunities which are far more challenging, and I think they are not in our vision also right now at this moment. So we can say students are basically facing challenges currently in their whole academic session. They are not facing challenges, they are not aware. Even if they are aware, somehow they don't have a solution. देखिए जिस तरह से एक होता है चेंज और एक होता है पेस ऑफ चेंज। Correct. तो अब चेंज छोड़िए, अब तो पेस ऑफ चेंज इतना ज़्यादा है कि उससे ही कोप अप करने में आप थक जाएंगे और आप कवर नहीं कर पाएंगे। Correct. तो जिनको पता है कि कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको ये पता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हो रहा है, उनको क्या करना है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इज स्टिल अनअवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, and unfortunately most of the teachers also. Okay. In totality, the entire education system in India right now is struggling to cope up with the changes. जब ये चेंजेस हो रही है इतना रैपिड फास्ट सिचुएशन में, स्टूडेंट कोप अप करेगा कैसे? मैं वही बता रहा हूँ, कोप अप करने के लिए आपके पास एक गाइडिंग टूल होना चाहिए, और गाइडिंग टूल होने के लिए आपके जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो अवेयर होने चाहिए, उनके पास वो ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को ट्रेन कर सकें। एजुकेशन सिस्टम में जितना भी एडवांस लेवल ट्रेनिंग है वो थर्ड पार्टी वेंडर को चला जाता है। इसका मतलब द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट वेल इक्विप्ड। अगर उसी तरह से एकेडमिक करिकुलम कवर किए जा रहे हैं जैसे आज से 20 साल पहले हो रहे थे, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट्स कि जब आपको इससे कोप अप करना होता है तो कहीं ना कहीं आपको रिसर्च इनोवेशन के दरवाजे खोलने पड़ते हैं और वो बच्चों तक पहुंचाना पड़ता है, पर वो हो नहीं पा रहा है। हम पिटी इश्यूज़ में अभी भी फंसे हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट जिस चीज़ के लिए कॉम्पिटिटिव होता था, आने वाले वक्त में उसकी कोई जगह नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो गाइडिंग लाइट है वो वेल इक्विप्ड नहीं है एट दिस मोमेंट, चाहे आप कोई किसी भी तरह की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले आएँ, पर वी नीड समवन हु हैव अ बिगर विजन इन द एजुकेशन सेक्टर, देन ओनली वी कैन ब्रिंग सम लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ड्यूरिंग अ स्कूल करिकुलम, एट व्हाट पॉइंट you think कि यार यहाँ तो डिसरप्ट हो गया, the education has been disrupted? कहीं ऐसा मोमेंट? देखिए अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन हिंदुस्तान में एजुकेशन फोकस में ही नहीं है, तो डिसरप्ट करने की बात ही कहाँ से करूँगा। हम मिड डे मील में फंसे हुए हैं, वही ठीक से डिलीवर नहीं हो पा रहा, प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो पा रही है। आप, मैं डेटा फैक्ट्स पे बहुत बात नहीं करता हूँ कि वो गूगल हैंडी है इसलिए नहीं बोलता हूँ, नहीं तो आप देख लीजिए कितना प्रतिशत बच्चा जो है वो फंडामेंटल कैलकुलेशन कर पा रहा है और फंडामेंटल अंग्रेजी बोल पा रहा है। उससे ऊपर का ये है कि बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है टिल द मैनेजमेंट लेवल ऑफ एजुकेशन।
तो ये सब जो आप देख रहे हो, इट इज ओनली द आउटकम बिकॉज इन आवर कंट्री द फोकस इज नॉट ऑन एजुकेशन. तो वो ऑन पेपर आपको कैसा भी दिखे कि लिटरेसी रेट क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट. Because you have been in the industry for last 20 years or so, and spent a good amount of time with students, where do you feel, what is students perspective कि नहीं ये स्कूल में होता तो बढ़िया होता, या ऐसे वो पढ़ाई जाती तो ये बढ़िया होता? इज देयर एनी पॉइंट? तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम द 90s अर्ली 2000, उनको इस बात का हमेशा दुख होता है कि हमें टेक्निकल एक्सपोजर बहुत नहीं दिया गया. करेक्ट. बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी एक्सेल वर्ड फाइल पे ही फंसे हैं और उसमें ही स्ट्रगल करते हैं. तो किसी ने शायद बिफोर हैंड थोड़ा हमको ये सिखा दिया होता, ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी. बिल्कुल. एक्सेल वर्ड तो बहुत पुराना है, पर वो तक की भी एक्सेसिबिलिटी नहीं रही, एटलीस्ट हमारे टाइम तक. ठीक है, उसके बाद भी नहीं रही. जो भी थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट हुई है वो 2015-17 के बाद से, जब टूल्स आने शुरू हो गए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक टेक्नोलॉजी को लेके एक्सपोजर मिलना चाहिए बच्चों को, जिस लेवल पे हर बच्चे तक वो पहुंचना चाहिए, है ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर बड़े स्कूलों में है, अच्छे स्कूलों में है, जहाँ पैसा है, महंगा है, पर हर बच्चे तक नहीं है. और आपके लिए हर बच्चा बराबर होना चाहिए. करेक्ट. क्योंकि कंपटीशन तो यहीं खत्म हो गया ना. जो बच्चा मुंबई में बैठा है उसके पास वो एक्सपोजर मिल रहा है उसको, करेक्ट, जो फ्यूचर में होने वाला है. और जो बच्चा कानपुर में है या उन्नाव में, इलाहाबाद में, उसके पास वो एक्सपोजर नहीं है और कॉम्पीट उसको इसी बच्चे के साथ करना है, तो वो कैसे होगा? तो ये तो बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करे जो हर बच्चे तक बराबर पहुंच पाए. नहीं तो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा फेस करने वाला है, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. और ये हर लेवल पे, मतलब स्कूलिंग पे, ग्रेजुएशन हर पे, लेवल आपके इस पे पीजी लेवल पे भी, हर लेवल पर. पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर, इसका एक्चुअली वैल्यू एडिशन क्या है लाइफ में सर? इसका बहुत आज भी है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़ीरो हो गया, लेकिन ये वो लोग करते थे मास्टर्स जिनको बिल्कुल ये पता होता था कि उनको क्या करना है. द जनरेशन विच इज़ डायरेक्शनलेस, क्लूलेस अबाउट वेयर दे आर हेडिंग, वाई दे आर डूइंग दिस, उनको कोई भी चीज़ खुश नहीं कर पा रही. करंट प्रॉब्लम लुक्स अ बिगर प्रॉब्लम, देन दे मूव अहेड एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम विच लुक्स इवन बिगर. तो चैलेंज ये हो गया है कि जब पहले के लोग मास्टर्स करते थे तो उनको पता होता था कि वो किस में अच्छे हैं. उसको पता होता था कि यार मेरा टेक्निकल इंक्लिनेशन बहुत बढ़िया है और मुझे इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है, मैं इसको परसू करूंगा. करेक्ट. और वो करते थे, फॉलोड बाय रिसर्च एंड पीएचडी. तो पीएचडी बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी. पीएचडी लेने के बाद डॉक्टर की उपाधि मिलती है, वो मजाक में नहीं मिलती थी. जो बंदा पीएचडी होल्डर होता था उससे बात करके आपको महसूस होगा कि ज्ञान है. या जब मैनेजमेंट एजुकेशन पिक्चर में आई तो बहुत पहले 1970s में, अंदाजे से बोल रहा हूँ मैं, लेट 60s या अर्ली 70s में कैट एग्जाम शुरू हुआ और तो उसके फॉर्मेट बदलते रहे. लेकिन उस दौर में सोचिए जिन लोगों ने भी मैनेजमेंट एजुकेशन परसू किया या जिस फीमेल ने भी मैनेजमेंट एजुकेशन परसू किया, वो खुद से नहीं किया होगा, क्या अवेयरनेस रही होगी इस चीज़ को लेके. तो जिन लोगों ने भी लाइफ में कोई भी अलग कोर्स किया उस दौर में, इट इज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग. आज जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो अवेयरनेस है ही नहीं, जबकि हम इंटरनेट 5G वर्ल्ड में है. तो जो पहले लोग मास्टर्स करते थे, दे वर सेल्फ अवेयर, दे न्यू देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड द चॉइसेस वर मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट. आज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब. ओनली एम्प्लॉयमेंट. मैं टेक्निकल में अगर अच्छा हूं और मुझे पता है कि मास्टर्स एमटेक करने के बाद मेरे को अच्छा पे जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा पे चेक नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करने लगता हूं? एमबीए. एक आईआईटी कानपुर पास आउट बच्चा जो टेक्निकली बहुत ही साउंड है, बहुत बढ़िया कंपनी में काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज की ग्रोथ नहीं हो पा रही और वो चीज़ वो अचीव नहीं कर पा रहा, ही एंड अप डूइंग एमबीए. किसका फेलियर है? सिस्टम का, गवर्नमेंट का, कि आपने एक अच्छा इंजीनियर खो दिया. कितना कुछ वो ऐड कर सकता था, कितना कुछ वो बना सकता था. ऐसे बहुत से बच्चे हैं who end up pursuing their management education although they were excellent in the technical domain but there are no growth prospects. तो उनको आप गलत नहीं बोल सकते. और धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी तरह की एमटेक हो या मैनेजमेंट एजुकेशन हो, डाइल्यूट होती चली जा रही है. सो जो आपका सवाल था वो उसका जवाब यही है कि पहले के जो लोग परसू करते थे मास्टर्स, इट वाज आउट ऑफ पैशन एंड इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस. टुडे इज ओनली वन वर्ड, एम्प्लॉयमेंट.
आज के दौर पे इंडियन कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट मास्टर्स। बड़ी डरावनी लाइन है यार कि आप सोचिए कितनी आसानी से लोग एक बात बोलते हैं कि जब आप 12th में होते हो और अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे। कोई माइकल लाल आपको नहीं बोलेगा नहीं बीएससी मैथ्स करेगा, बीएससी अरे फिजिक्स अरे, करेगा। तौबा तौबा। अल्टीमेटली द फोकस इज व्हाट? इंजीनियरिंग। करेक्ट। बीटेक नहीं तो बीई सही कर लिया जी, आपने इतना बोला और ऑर्डर बहुत क्लियर है। प्रथम श्रेणी में बीटेक आता है, फिर बीई आता है, फिर बीबीए आता है, फिर बीएससी आता है, फिर बीकॉम आता है और बीए को तो हम गिनते ही नहीं। ये हमारा समाज का ओरिएंटेशन है। एजुकेशन की बात करो और ये सारे कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग आर 3 ईयर प्रोग्राम, 3 क्रूशियल ईयर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ। करा तो आपने कर लिया। अब बीई बीटेक के पास ऑप्शन है, या तो वो एमटेक करेगा या एमबीए करेगा। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और मैं बहुत डाइवर्स कोर्सेज की बात इस वक्त नहीं कर रहा हूँ कि बी फार्मा भी होता है, डी फार्मा, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटे मोटे कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। अब हो ये रहा है कि जब रिसर्च इनोवेशन में पैसा ही नहीं है तो मैं एमटेक करूँ क्या? करेक्ट। मुझे ये भी देखना पड़ेगा व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस। कोई भी शिक्षा ग्रहण आप करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ पैशन नहीं होता, उससे आप क्या कमाएंगे, कैसे होगा, वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। करेक्ट। ओनली पैरामीटर नहीं बना था पहले तक, आज ओनली पैरामीटर इज एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज कि आपने बीटेक कर लिया और क्योंकि आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है, जो कि 10 में से 9 का नहीं होता क्योंकि आप कुछ नहीं पढ़ते, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? तो 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो आप जॉब करेंगे या आप पढ़ाई करेंगे। क्योंकि टेक्निकल स्किल सेट नहीं है इसलिए हम एमबीए करते हैं। पहला स्टेप ही गलत है। तो ये कैसे मान लिया कि आप एमबीए के लिए सुटेबल हो? दुनिया में ये सब मान लिया गया है और जब तक आप फाइनल ईयर में आते हैं, जिसको लेके इतनी जद्दोजहद थी 12th क्लास में, उसको बड़ी आसानी से लोग कहते हैं यार सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं होगा। कितना आसानी से 3 साल 4 साल बच्चे का गया, उस एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं, कदर ही नहीं। कौन कह रहा है? सोसाइटी कह रही है आपसे। ये सोसाइटी आपसे कह रही है कि जो 3-4 साल तुम पढ़ के आए हो उसका कोई फायदा नहीं है, अब तुम एमबीए करो। क्योंकि सबको मालूम चल गया है कि एमबीए करने के बाद पैकेज अच्छे लगते हैं, लगते थे, अब तो खैर लगते थे बोल रहा हूँ। और जो टेक्निकली बहुत अच्छा है, जिसके पास धन धान्य नहीं है और लोन लेने की सुविधा नहीं है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे एंड अप परसुइंग एमटेक। अनदर रीजन ऑफ परसुइंग एमटेक कि अगर जो बच्चा बीटेक में आईआईटी नहीं जा पाया, उसका सपना होता है कि यार मैं गेट क्लियर करके एमटेक करूंगा आईआईटी से। ये भी होता है। इसके अंदर सब तरह के परसेंटेज हैं। सरकार द्वारा निर्धारित अंदाजन 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास सीट्स हैं एमटेक के लिए। 2023 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीबन 43,000 सीट्स भरी गई। 64% सीट खाली चली गई एमटेक में, इंक्लूडिंग द आईआईटीज। 64%। आपको समझ में आ रहा है? 64% सीट खाली चली गई एमटेक प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि इट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट। लोगों को एजुकेशन ज्यादा वो नहीं कर रहा है रादर देन डायरेक्टली जंपिंग इनटू जॉब। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर उनकी गलती थोड़ा ना है, अगर भाई सबको आज़ादी कुछ भी पढ़ने की। आप ये क्यों बोल रहे हो कि आईआईटी का बच्चा एमबीए नहीं कर सकता या आईआईटी का बच्चा यूपीएससी नहीं कर सकता? फ्री है। तो ये बहुत ही, ये जो लोग बोल देते हैं ना इंजीनियरिंग करा उसके बाद एमबीए किया, ये मजाक नहीं है। ये मजाक नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग या किसी भी कोर्स के दौरान आपकी पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है और आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मैं इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। अब ये आज़ादी भी उसके पास नहीं है। इसका भी जस्टिफिकेशन वो सोसाइटी में देता रहे कि अरे यार तुम तो कमा लो, आईआईटी से पढ़ाई किया, फिर तुमने एमबीए कर लिया और फिर तुमने ये कर लिया, अब एमबीए करना था तुम। जैसे 3 इडियट्स में ये बात बोली गई, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से क्लैरिटी होती है उन्हें क्या करना है। तो पहली चीज़ तो यही है कि सबको आज़ादी है, इसको कौन सा पढ़ाई करना है, दैट्स हाउ पीपल इवॉल्व। बट अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट बिकेम द सोल रीजन ऑफ डूइंग एनी कोर्स। हम आज इंडिया में एमबीए कोर्स होती है, पीजीडीएम होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू एमबीए। व्हेन वी गो अब्रॉड वहाँ एमएस होता है एज एमबीए। क्या डिफरेंस है सर दोनों में? ओके, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ डूइंग एमबीए इन दिस कंट्री? एनी आइडिया? 24 हाँ। 24 साल की उम्र में लड़का एमबीए कर रहा है। कितना दुनिया देखा? कुछ नहीं।
Average age of doing MBA in a foreign university is minimum 28. Average is 28. Okay. इसका मतलब वहां पे ये फंडा नहीं है कि आपने 22 में पढ़ाई करी, 5 साल का एक्सपीरियंस लिया. दैट्स अ मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज 5 Okay. years. Okay. अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रेफर करते हैं दैट योर मिनिमम एक्सपीरियंस शुड बी 5 years. Okay. और वहां पे तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स बहुत करते हैं लोग वहां पर. अब आप मुझे बताइए ग्रास रूट लेवल पर आपने ऐसा क्या कर लिया 24 साल में एमबीए कराकर जो वो नहीं समझ पा रहे कि भाई हम 28 में क्यों करा रहे हैं. इंडिया अगर 24 में करा रहा है तो हम 20 में करा लेते में करा हैं. लेते वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज टू परसू एनी काइंड ऑफ अ मास्टर प्रोग्राम आपके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ समझ, करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग करेक्ट और मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसके जवाब आपके पास पहले होने चाहिए. तब आप एक कोर्स को परसू करते हैं. अब सवाल ये है कि ये ऐसा होता क्यों है. इंडिया हैज बिकम द कंट्री ऑफ चीप लेबर. ट्रू. इट वॉज ऑलवेज. इसलिए आईटी बूम हुआ. इसलिए आईटी बूम हुआ. धीरे धीरे क्या हुआ, आईटी स्लो डाउन क्यों हुआ? क्योंकि ब्राजील आ गया, इंडोनेशिया आ गया, फिलीपींस आ गया, छोटी छोटी कंट्री आ गई जो इससे भी सस्ते लेबर दे रही थी. करेक्ट. अब आप 24 साल की उम्र में जब एमबीए कराएंगे तो बच्चे को अपने बारे में कितना पता होगा? मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे कितना किस चीज आता में है. अच्छा हूँ. हाँ, और पता ही अगेन नहीं मैं उन सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर 10 में 8 या 9 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं होती. तो बताइए 24 साल के बच्चे को एक कंपनी आती है और कंपनी आके बोलती है कि विल हायर यू एंड विल ऑफर यू 12 लाख सीटीसी. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. उसकी जिंदगी का पहला पे चेक 12 लाख सीटीसी पे बोल रहा है. उसके अंदर का क्या एक्साइटमेंट होगा जिसने कभी कोई सैलरी अभी तक नहीं देखी है, जो फ्रेशर रहा है. हाँ. तो उसके लिए 12 भी बढ़िया है, 16 भी बढ़िया है, 24 भी बढ़िया है. करेक्ट. करेक्ट. अभी आप बताइए 5 साल के एक्सपीरियंस का आदमी बैठा है और कंपनी रिक्रूट करती है और बोलती है कि विल ऑफर यू 12 lakhs. तो वो बोलेगा मेरा तो ऑलरेडी इतना था ही. तो कंपनी बोलेगी ठीक है 16 दे देते हैं. प्रोफाइल क्या दोगे, काम क्या होगा, एग्जैक्टली मुझे करना क्या होगा, ये प्रोफाइल तो इसके आसपास का प्रोफाइल तो ऑलरेडी मेरे पास. इतना नेगोशिएशन कौन झेलेगा? क्योंकि 5 साल में काम करते करते आपको अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ बिक सकता हूँ, मैं कहाँ नहीं बिक सकता हूँ. लेकिन फ्रेशर को इसका कोई आइडिया नहीं है. तो कितना आसान है. हमने क्या बोल दिया, इंडस्ट्री की डिमांड है. अब आप बताइए जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें हिंदुस्तानी कंपनी कितनी है? हाँ, हिंदुस्तानी कंपनी कितनी है? बहुत कम. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में आप और मैं नौकरी करने जाते हैं. जैसे मैं एग्जांपल थोड़ी देर पहले शेयर कर रहा था. आप और मैं जाते हैं, हम दोनों एक ही प्रोफाइल के लिए जाते हैं और मैं आपसे बेहतर हूं पर आप मुझसे सस्ते हैं. इंडिया में किसको हायर करेंगे? सस्ता. ये तो मेंटालिटी है ना. सस्ता है. वो सस्ता सस्ता करते हुए जूते, चप्पल, घड़ी, टी शर्ट से होते हुए आदि इंसान तक आ गए. सस्ता जो है वो ले आओ. अच्छा जो है वो नहीं चाहिए. सस्ता चाहिए. तो ये माइंडसेट क्या कर रहा है आपको? चीप लेबर रिसोर्स की तरफ. और हम तो बचपन सपना देख रहे थे कि एमएनसी में काम करेंगे या नौकरी करेंगे, इसलिए तुम एमबीए कर लो या इसलिए तुम मास्टर्स कर लो, कोई भी प्रोग्राम. तो इतना अर्ली स्टेज पे अगर आप किसी को हायर करेंगे तो आप ग्लोबल लेवल पे कैसे कॉम्पीट करेंगे? आज की डेट में ब्रेन ड्रेन दिखता नहीं है. हाँ. पर अमेजोन इतनी स्विफ्टली यहाँ के जो एलीट एजुकेटेड आईआईटी आए हैं, जो दिमाग वाले बच्चे हैं, बहुत ही प्यार से यहाँ से उठा के सियाटल ले जा रहा है और आपको आइडिया भी नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. और लोग जाएंगे ना भाई. जा रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जाइए. बिल्कुल. आप उसमें इमोशंस मत डालिए. वो मेहनत करके आया है, उसको अपना काम आता है, इसलिए कंपनी उसको मौका दे रही है. पर ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम. मैं बहुत कम मतलब बहुत लिमिटेड बोल रहा हूँ. तो दिस इज द चैट. जब आप कंपैरिजन की बात करते हो सबसे पहला डिफरेंस यही आता है कि लुक एट द एवरेज एज का डिफरेंस कितना है. मैनेजमेंट एजुकेशन को चाहिए मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड मैनेजमेंट. 24 साल के बच्चे को कितना समझना है, उसने कितना काम किया है. इसीलिए जाके जब कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन होता है. इसलिए आजकल एमबीए कॉलेजेस बहुत चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि जेनजीज को प्लेस करना भारी पड़ रहा है. क्योंकि वो तो बहुत ही कैजुअल माइंडसेट से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं. जब आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दीजिए मिनिमम 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. जब 3 साल काम करेगा, मजदूरी करेगा, पसीना गिरेगा, थकेगा, तब उसको अहमियत समझ में आएगी यार पैसा तो कमाना है. तब थोड़ा सीरियस हो जाओ. तब उस एजुकेशन को क्वालिटी की तरह परसू करेगा. करेक्ट. नहीं तो हो क्या रहा है, उसने एमबीए को बना दिया है इंजीनियरिंग. वहां पर भी जाके सबमिशन लिख रहे हैं, कोई सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपोजर है. जिस एमबीए ग्रेजुएट से पूछ लो क्या सीखा, पीपीटी बनाना. ऐसा बता रहा है वो. पावरपॉइंट अच्छे से आता है. तो जब आप मैनेजमेंट एजुकेशन को ऐसे परसू करोगे जैसे इंजीनियरिंग या कोई ग्रेजुएशन परसू किया था, तो
There's no आप point. उसको कैसे एंजॉय कर पाओगे? There's no point. क्लास में टीचर केस स्टडी डिस्कशन कर रहा है, केस स्टडी पहले से दिया गया, लड़का केस स्टडी पढ़ के ही नहीं आ रहा, उसको ये पावर ही समझ में नहीं आ रही, व्हाट इज द पावर ऑफ केस स्टडी। बट क्या आज के डेट में अगर कोई बंदा वाकई एमबीए करना चाहे, फ्रेशर, इज इट रेलेवेंट टेकिंग जॉब इनटू कंसिडरेशन? I strongly recommend to identify the reason why a fresher wants to do MBA. करेक्ट। सबसे पहला सवाल, आपका सवाल के ऊपर सवाल है कि सबसे पहला तो ये सवाल पूछिए कि फ्रेशर को MBA क्यों करना है, इसकी रीजनिंग क्या है। ओके, बिल्कुल। तो इसकी रीजनिंग कहीं ये नहीं है कि मैं MBA इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, नहीं। यहाँ पर स्केपिज्म कॉन्सेप्ट आता है। प्लेसमेंट हुई नहीं, नौकरी लगी नहीं, तो करना क्या है? घर तो बैठेंगे नहीं खाली, तो कुछ तो करेंगे, तो क्या कर लेते हैं? MBA। एमटेक तो करेंगे नहीं, कोई टेक्निकल तो कुछ नहीं आता, और बाकी तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी तो ऑलरेडी उनको बता चुकी है। जबकि आपको अंदाजा बता दूं मैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द बीकॉम हैज इंप्रूव्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लायंस केम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट केम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स केम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। सो अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन कि व्हाई अ फ्रेशर वांट्स टू डू MBA। तो पहला तो मैंने आपको आंसर दिया कि ग्रेजुएशन ने कुछ सीखा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कि सिर्फ ग्रेजुएशन से तो कुछ होगा नहीं। तो ये मानकर उसने ग्रेजुएशन किया कि मुझे तो आगे चल के MBA करना ही है। इस माइंडसेट से आप उस एजुकेशन को कितना परसू कर पाओगे, कितना सीख पाओगे उससे आप। दूसरी चीज, अगर आपकी प्लेसमेंट लग गई है और आप अपने जॉब से 6 महीने में ही ना खुश हैं, तो आपका ऑल्टरनेट प्लान क्या होगा? MBA। तो जो कुछ नहीं कर रहा उसे कह दिया जा रहा है या खाली मत बैठो, कम से कम MBA करो। ये लाइन बोली जा रही है इस देश में। आपने मैनेजमेंट एजुकेशन को मजाक बना दिया है, इसीलिए इस देश में लीडरशिप पैदा नहीं हो पा रही। इसीलिए हम 150 करोड़ की आबादी में यही बोलते रहते हैं, वेयर इज द लीडर? वो तो है ही नहीं, ऐसा बोल देते हैं। तो ये है पहला चीज जो आइडेंटिफाई करना है कि व्हाई यू आर डूइंग MBA। इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपके पास जो करंट जॉब है उसमें आप खुश नहीं हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ड्रॉप ले लिया है, टेक्निकल कुछ नहीं आता, ग्रेजुएशन से कुछ नहीं सीखा। क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है यार, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसे मालूम चले कि मुझे मैनेजमेंट क्यों परसू करना चाहिए। पता ही नहीं, नो हाउस कुछ। आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि मैंने अपनी बहन की शादी ऑर्गेनाइज करी और घर में 3 बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, तो मेरे पास मैनेजमेंट स्किल्स बहुत बढ़िया हैं। ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ MBA कर लेता हूँ। तो दिस इज how it goes, and if your question is specific to MBA, this is the answer. Okay. And if you talk about MTech, why people end up pursuing MTech, so the one solid answer is they know they are good in technical. क्योंकि MTech आप ऐसे ही परसू नहीं करोगे। आज भी इतना तो बेयर मिनिमम है MTech के अंदर कि जिसको MTech के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जिसको टेक्निकल स्पेस में मजा आता है, वो MTech ही परसू करेगा। बाद में क्या वो परसू करता है, छोड़ता है, नहीं करता, वो उसका इंडिविजुअल स्टोरी। The other reason of pursuing MTech is, if I am not mistaken, correct me if I am wrong, I think in MTech people get stipend. And most of the people who end up pursuing MTech, somehow they come from the weaker backgrounds also. कई बार बहुत सी चीज़ें इवॉल्व नहीं हो पाती। हम बहुत छोटे शहरों से आते हैं तो हमें बहुत अवेयरनेस नहीं होती, तो हम बहुत दबी हुई पर्सनैलिटी होते हैं कई बार। तभी आप कभी भी MTech स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा उनके अंदर वो फ्लैम्बॉयंसी नहीं होती। टेक्निकली उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, आप उनके हीरोइज्म पे मत जाइए, लेकिन उनके अंदर वो फ्लैम्बॉयंसी नहीं होती जो आपको मैनेजमेंट स्टूडेंट में दिख जाएगी। उसको बेचना आता है। MBA में घुसे पहली चीज सिखाएगा बिजनेस सूट पहनो। कुछ नहीं आता, सूट पहन के लेकिन रहो। तो ये डिफरेंस है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो फिर किसको MBA करना किसको चाहिए? आइडियली who should pursue with the MBA? MBA ने इस देश में सबसे कमाल का जो काम किया वो ये किया कि उसने बहुत से बच्चों की लाइफ बदल दी। आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। आज भी MBA परसू करने के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बदल जाता है। आज भी अगर आपने उसे ठीक से किया है, तमीज से किया है, और मैं आईवी लीग कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर आपने मेहनत से पढ़ाई करी है और आपने सही में उस डिग्री को सही में यूज़ किया है, तो आपका लाइफस्टाइल, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ बदल जाता है MBA करने से। MBA एजुकेशन हैज़ दैट पावर, इवन दैट पावर इज रेलिवेंट, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। MBA करना किसको चाहिए, ये मेरा सबको हिदायत होता है। देखिए, उनकी हिदायत देने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिस्टम से चलता है। अगर कॉलेज आपको बोल दे या ऐसा माहौल बना दिया जाए, ऐसा है
कि अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से ज़्यादा है तो इस देश में बहुत से आईवी लीग कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन नहीं देंगे। नहीं देंगे। If your work experience is more than 2 years, there are good Ivy League colleges won't give you an admission. क्यों? बार्गेनिंग स्किल्स आ जाती है ना सर। अब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बार्गेनिंग स्किल्स तो एक पैरामीटर हो गया, दूसरा ठीक है। उनको प्लेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जो पैकेज कंपनी ऑफर करेगी वो फ्रेशर को तो फिट करेगा लेकिन 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस को नहीं कर नहीं रहा करेगा। या 3 साल के। कितना दुर्भाग्य है सोचिए, एक बच्चा जो इंडस्ट्री में 2-3 साल 4 साल काम कर चुका है, परिपक्व हो चुका है, कुछ सीख चुका है, उसको राइट है मैनेजमेंट एजुकेशन परसू करने का, क्योंकि 3 से 4 साल के बाद आपको लीडरशिप रोल या मैनेजरियल रोल्स में डाला जाता है। वो एक सबसे बढ़िया टाइम होता है जहां पर उसको इस चीज का फ्रीडम होना चाहिए। बिल्कुल। पर आयरनी क्या है, अगर एक्सपीरियंस 3 साल का है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे आपका परसेंटाइल कुछ भी हो। क्योंकि प्लेसमेंट में दिक्कत होगी। और अगेन मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, पर इन जनरल ऐसा ही होता है। तो ये अपने आप में आयरनी, जबकि लॉजिकली एमबीए उन्हीं को परसू करना चाहिए हु आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग मैनेजर्स, ओके। नॉट द फ्रेशर। उसको क्या पता है यार, अभी मतलब कुछ तो एक्सपीरियंस लेके जाए तो इट विल बी, वो तो मिनिमम एजुकेशन की डिमांड है। हो सकता है इस पॉडकास्ट को सुन के कोई बोले कि एज से मैच्योरिटी डिफाइन नहीं होती। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रभु, नहीं होती। तभी तो इस देश में 15 साल का लड़का भी बैठ के मंत्र जाप करने लगता है और पंडित बन जाता है, एक नया प्रोफेशन हो जाता है। बिल्कुल। 12 साल का लड़का बैठ के सत्यनारायण की कथा सुनाने लगता है और उसको लोग पूजने लगते हैं। वहां आपकी रैशनैलिटी नहीं चलती, तब आप ये नहीं बोलेंगे कितना जीवन देखा है। करेक्ट। करेक्ट। तो मैं एज से मैच्योरिटी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी चीज़ की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और मैनेजमेंट एजुकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप इतना तजुर्बा लेके आए ताकि केस स्टडी समझ पाए कि पेप्सी कैसे बनी, नेस्ले कैसे बना, टाटा इंडिका का अगर कुछ इशू हुआ था तो रतन टाटा ने उसको कैसे मैनेज किया। तो ये आप तब समझ पाएंगे आईबीएम कैसे वापस खड़ा हुआ, कैसे एक सेल्स के बंदे ने आके आईबीएम खड़ा कर दिया, नॉन टेक बंदे ने। तो इसको समझने की समझ हो ना आपके अंदर। करेक्ट। थोड़ा ना रट के केस स्टडी के आंसर भर देंगे और ये हमारा मैनेजमेंट एजुकेशन हो कैसे गया। चलेगा? सो दैट्स आंसर, दैट्स अ मिनिमम क्राइटेरिया। आज के दौर में स्टूडेंट्स जितने हैं जो जो ग्रेजुएशन में है, बड़ा करेंगे, हमको एमबीए ही करनी है, बट क्या ये एक्चुअली नेसेसरी है, ज़रूरी है उनको करना?